दोस्तों यहाँ पे माफ़ करिएगा कि यहाँ पे कि आपको जो सही ऑप्शन है वो आपको टिक किया हुआ मिल रहा है। इसमें से अगली बार जब वीडियो हम लोग आपके सामने लाएंगे तो उसमें टिक नहीं रहेगा। ये ऐसा वीडियो है जिसमें टिक पहले से लगा है, इसके लिए माफ़ करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस के गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हार्डनिंग की प्रक्रिया में धातु पर हार्डनेस का गुण जो रहता है वो बढ़ता है, और आपको बता देंगे कि हार्डनेस बढ़ता है और डक्टिलिटी घटता है हार्डनिंग प्रक्रिया में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ाया जाता है। हार्डनिंग प्रक्रिया द्वारा धातु के हार्डनेस के गुण को बढ़ाया जाता है जबकि डक्टिलिटी कम होती जाती है। दूसरा क्वेश्चन है टेम्परिंग में क्या होता है, आपको बताना है। तो टेम्परिंग में आपको पता होगा कि भंगुरता कम होती है और टफनेस बढ़ता है। इसका पहला ऑप्शन सही है कि टेम्परिंग में भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम करने के लिए। तो स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वह अनिलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम किया जाता है अनिलिंग प्रोसेस द्वारा। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी विधि जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर आपको लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोराइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं लो कार्बन स्टील की सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडे या गर्म हालात में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा स्टील पर ठंडे या गर्म हालात में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। छठा क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील के पार्ट की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, आपको बताना है। तो माइल्ड स्टील के पार्ट की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वह रहता है केस हार्डनिंग। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा केस हार्डनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केस हार्डनिंग के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि केस हार्डनिंग है क्या। तो केस हार्डनिंग में माइल्ड स्टील के पार्ट को हार्ड तथा सरफेस को घिसने से बचाने के लिए की जाती है, उसे हम लोग केस हार्डनिंग कहते हैं। केस हार्डनिंग में टफ कोर तथा डक्टाइल स्किन बनती है और इसके द्वारा कंपोनेंट की ऊपरी सतह को घिसा अवरोधी बनाया जाता है। और लो कार्बन स्टील को केस हार्डनिंग द्वारा महंगी हार्ड कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के समान उपयोगी बनाया जाता है। और आपको बता देते हैं कि लो कार्बन स्टील को 800 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा सरफेस फर्नेस पर तापमान मापा जाता है। फर्नेस का तापमान हम लोग नापते हैं पायरोमीटर द्वारा। इसका सातवां का ये ऑप्शन से हो जाएगा पायरोमीटर। आठवां क्वेश्चन है निम्न में से हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है। तो हार्डनिंग जो टेम्परेचर निर्भर करता है यह कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। नौवां क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस कितनी होती है। तो हाई स्पीड स्टील के टूल की जो हार्डनेस होती है वह 62 रॉकवेल हार्डनेस होती है, यानी कि HRC होती है। 62 रॉकवेल हार्डनेस, इसको HRC बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट को सरफेस को हार्ड किया जाता है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड करते हैं वह रहता है इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा टूल स्टील के पार्ट के सरफेस को हार्ड किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग में टूल सरफेस की हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रक्रिया में टूल को विद्युत इंडक्शन द्वारा गर्म किया जाता है और इसके द्वारा बाहरी व अंदरूनी सतहों को केस हार्ड किया जाता है और इस प्रक्रिया में सरफेस फिनिशिंग खराब भी नहीं होती है और इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में करते हैं और इस विधि द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है अर्थात सतह सपाट होती है और इसका प्रयोग क्रैंकशाफ्ट के लिए किया जाता है और इसकी सहायता से स्टील को तुरंत हार्ड किया जाता है। इतना चीज़ याद रखिएगा इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पार्ट को ऑक्सी एसिटिलीन टार्च के लौ द्वारा गर्म किया जाता है तथा साथ में पानी का फव्वारा देकर पार्ट को ठंडा करते हैं। यह प्रक्रिया किस विधि में अपनाई जाती है? यह विधि जो अपनाई जाती है यह फ्लेम हार्डनिंग में अपनाई जाती है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम उसी इस्पात को केस हार्ड कर सकते हैं जिनमें कार्बन की परसेंटेज 0.3% से 0.6% तक हो। कितना? 0.3% से 0.6% तक हो, सिर्फ उसी में हम लोग फ्लेम हार्डनिंग कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा। और इस प्रक्रिया में फ्लेम ऑक्सी एसिटिलीन का होता है और इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अधिक मोटाई का केस भी प्राप्त किया जा सकता है। इतना चीज़ याद रखिएगा फ्लेम हार्डनिंग के बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन है स्टील पीस अनीलिंग में क्या करना चाहिए? तो स्टील पीस अनीलिंग में हम लोग करना चाहिए कि पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने देना चाहिए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टील पीस अनीलिंग में पीस को फर्नेस में ठंडा होने देना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है किस हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो प्रभाव पड़ता है कि ये कठोरता बढ़ाती है और इसकी सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं इसे। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस कारणवश कास्ट आयरन का स्ट्रेस रिलीजिंग करना आवश्यक माना जाता है? तो कास्ट आयरन का स्ट्रेस रिलीजिंग करना आवश्यक है क्योंकि उसमें रेजिडुअल स्ट्रेस होते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेस होते हैं, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस रिलीजिंग करते हैं कास्ट आयरन का। 15 नंबर क्वेश्चन है ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्विंचिंग की जानी चाहिए? तो ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में हम लोग खड़ी अवस्था में क्विंचिंग करते हैं। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि खड़ी अवस्था में हम लोग क्विंचिंग करना चाहिए ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में। 16 नंबर क्वेश्चन है स्टील की कार्बन परसेंटेज का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो स्टील में का जो कार्बन परसेंटेज होता है उसका प्रभाव किस पर निर्भर नहीं करता, वो कहता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर निर्भर नहीं करता है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर निर्भर नहीं मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का उष्मा उपचार किया जाता है? तो आपको पता होगा कि धातुओं का जो उष्मा उपचार किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट जो करते हैं, उससे हम लोग कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, कुछ आवश्यक प्रॉपर्टी को हम लोग उत्पन्न करने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम लोग उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। जबकि खूबसूरती के लिए नहीं करते हैं, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भी उतना नहीं करते, जंग बचने से बचाने के लिए भी नहीं करते। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि उसमें कुछ गुण उत्पन्न हो जाए निश्चित, जो हम चाहते हैं अपने हिसाब से। 18 नंबर क्वेश्चन है स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः सुधारने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वह रहता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का प्रयोग हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए करते हैं और यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से जाब में आई आंतरिक संरचना विकृति को दूर कर जाब के मौलिक गुणों में पुनर्स्थापना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है, याद रखिएगा। और स्टील पर ठंडी या गर्म हालात में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उससे ही हम लोग नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? तो ये जो 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म करके फिर उसे
उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, वह कहलाता है अनीलिंग प्रोसेस। तो इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा अनीलिंग। अनीलिंग प्रोसेस में होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्टील के हार्ड पार्ट की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को ही हम लोग अनीलिंग बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है और कुछ देर बाद इसी ताप पर उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं। और स्टील पीस अनीलिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए पीस को फर्नेस में ठंडे होना देना चाहिए। और फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम लोग पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अनीलिंग का जो मेन उद्देश्य होता है, हम लोग इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये होता है कि धातु की कठोरता को कम करने के लिए भी हम लोग अनीलिंग का प्रयोग करते हैं, प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। और यांत्रिक गुणों को विकास करने के लिए भी, मशीनेबिलिटी में सुधार करने के लिए, कास्टिंग के समय अंदर में रह गई गैसों को बाहर निकालने के लिए भी अनीलिंग करते हैं। और अनीलिंग करने से धातु के सारे अंदरूनी प्रतिबल भी समाप्त हो जाते हैं। और अनीलिंग से धातु का यांत्रिक, विद्युत और ग्रेन आकार में भी, जो ग्रेन साइज होता है उसमें भी सुधार हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से ऊष्मा उपचार करने में स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है। आपको बताना है ऊष्मा उपचार करने से स्टील का जो पार्ट क्रैक हो जाता है, इसका कारण यह होता है कि इसे बहुत तेजी से ब्रांड में ठंडा किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। तो अभी आपको पता है कि जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है, तो यह इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए किया जाता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए या इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस यूज करते हैं स्टील के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्टील को केस हार्डनिंग किया जा सकता है। तो केस हार्डनिंग जो किया जा सकता है वह लो कार्बन स्टील होता है। लो कार्बन स्टील को हम लोग केस हार्डनिंग कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कहलाता है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 23 का पहला ऑप्शन से हो जाएगा टेम्परिंग। स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कहलाती है टेम्परिंग। कि इस्पात को कठोरता यानी स्टील को हार्डनेस प्रदान करने के पश्चात उसमें उत्पन्न हुई ब्रिटाइलनेस यानी कि जो भंगुरता प्राप्त होती है, उसी को समाप्त करने के लिए तथा उसको और बहुत उपयोगी बनाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। याद रखिएगा कि टेम्परिंग में भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। और हाई स्पीड स्टील को 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर टेम्पर किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया का प्रयोग करके स्टील की टफनेस बढ़ाने तथा भंगुरता को कम करने के लिए किया जाता है। तो अभी हम आपको ऊपर ही पहले बताए हैं कि टेम्परिंग जो करते हैं हम लोग, वो टफनेस बढ़ाने के लिए तथा भंगुरता को कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा टेम्परिंग। 25 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है क्या कहलाता है। तो केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है वह कहलाता है नाइट्राइडिंग। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा नाइट्राइडिंग। इस्पात की ऊपरी सतह में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की विधि को ही हम लोग नाइट्राइडिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में इस्पात को अमोनिया गैस के वातावरण में 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म भी करते हैं। और आपको बता देते हैं कि इसके द्वारा इंजन की वाल्व सीट, गाइड, गियर, गेज तथा बुश आदि को हार्ड करते हैं। और एक बार नाइट्राइडिंग करने के पश्चात कंपोनेंट का अनेलिंग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा कि अगर एक बार आप नाइट्राइडिंग प्रोसेस यूज कर दिए हैं तो उस कंपोनेंट पर अनेलिंग प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं। और स्टील के हार्ड पार्ट की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि नाइट्राइडिंग कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अनेलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा करना चाहिए। तो अनीलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को हम लोग जिस अवस्था में ठंडा करना चाहिए वो रहता है कि ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है।
तो हाई स्पीड स्टील को जो टेम्पर करते हैं वह 550 से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर करते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो याद रखिएगा कि हाई स्पीड स्टील को जो टेम्पर करते हैं 550 से 600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के रेंज में करते हैं। और है 28 नंबर की स्टील की नाइट्राइडिंग किस तापमान पर की जाती है। तो अभी हम आपको बताए हैं ऊपर की स्टील की जो नाइट्राइडिंग होती है यह 500 से 550 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर की जाती है। तो 28 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में स्टील को फर्नेस में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अनीलिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिस विधि में स्टील को फर्नेस में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि मशीनेबिलिटी को बढ़ाना। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। मशीनेबिलिटी यानी कि मशीनन करने की योग्यता बनाने के लिए हम लोग अनीलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो हाई स्पीड स्टील का जो हार्डनिंग टेम्परेचर होता है वो 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 1250 डिग्री सेल्सियस। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड स्टील को गर्म करने के पश्चात किस माध्यम में ठंडा किया जाता है। तो हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड स्टील को गर्म करने के पश्चात जिस माध्यम में हम लोग ठंडा करते हैं वो रहता है तेल। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा तेल। 33 नंबर क्वेश्चन है, टफ कोर तथा डक्टाइल स्किल होता है। टफ कोर तथा डक्टाइल स्किल जो होता है वह केस हार्डनिंग होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा केस हार्डनिंग। 34 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को हम लोग जिस माध्यम में ठंडा करते हैं उसे हम लोग कमरे के टेम्परेचर पर ही ठंडा करते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है। तो स्केल फ्री सतह का जो निर्माण होता है वह इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा होता है। जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन है, निम्न में से स्टील की नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्टील की नॉर्मलाइजिंग का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है कि इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा कि उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है। जिसका मतलब क्या होता है। तो केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है जिसका मतलब होता है कि सरफेस पर कार्बन की मात्रा को बढ़ाना। याद रखिएगा, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको केस हार्डनिंग के बारे में और भी चीज़ें हम बता देते हैं। केस हार्डनिंग करने की बहुत सी विधियां भी होती हैं जैसे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ये सब केस हार्डनिंग की प्रोसेस हैं, विधियां हैं। आपको बता देते हैं कि माइल्ड स्टील के पार्ट को हार्ड तथा सरफेस को घिसने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम लोग केस हार्डनिंग कहते हैं। और केस हार्डनिंग में टफ कोर तथा डक्टाइल स्किन बनती है। और आपको बता देते हैं ये भी कि लो कार्बन स्टील को 800 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके यह किया जाता है केस हार्डनिंग प्रोसेस। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के लिए केस हार्डनिंग हम लोग सबसे पहले कार्बोराइजिंग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें चुंबकीयता का गुण सर्वाधिक होता है। तो चुंबकीयता का जो गुण सर्वाधिक होता है वह होता है फेराइट में। जिसका यह ऑप्शन से हो जाएगा फेराइट। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर नर्म और डक्टाइल होता है। नर्म और डक्टाइल कौन सा होता है आपको बताना है। तो जो फेराइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है हम लोगों का वह नर्म और डक्टाइल होता है। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा फेराइट। तो 40 नंबर क्वेश्चन कि फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण क्या होता है। तो फेराइट और कार्बन का जो
रासायनिक मिश्रण होता है उसे हम लोग सीमेंटाइट बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सीमेंटाइट। सीमेंटाइट फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाला हीटिंग विधि क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग विधि में हम लोग टफनेस बढ़ाते हैं और उसकी भंगुरता कम करते हैं, यानी कि ब्रिटलनेस कम करते हैं और टफनेस बढ़ाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा टेम्परिंग। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से केस हार्डनिंग की किस प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रवाह होता है? तो केस हार्डनिंग की जिस प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं वह कहलाता है नाइट्राइडिंग प्रोसेस। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा नाइट्राइडिंग प्रोसेस। इस्पात की ऊपरी सतह में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की विधि को हम लोग ही नाइट्राइडिंग कहते हैं और इस प्रक्रिया में इस्पात को अमोनिया गैस के वातावरण में 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म भी करते हैं। स्टील के हार्ड पार्ट की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि नाइट्राइडिंग कहलाती है। एक बार अगर आप नाइट्राइडिंग कर दिए हैं तो फिर उस कंपोनेंट का अनिलिंग नहीं किया जा सकता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया की दो विधि होती है? साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। तो साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग ये जो प्रोसेस होती हैं या केस हार्डनिंग की एक प्रोसेस होती है। आपको बता देते हैं कि केस हार्डनिंग की कई प्रोसेस होती हैं। जैसे हो जाता है आपका कार्बोराइजिंग भी, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सब केस हार्डनिंग के प्रोसेस हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद उसे क्विंच करना जरूरी होता है? यह रहता है कि हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा हार्डन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिना एलॉय वाले स्टील का हार्डनिंग के पश्चात क्रैक किस कारण से बनता है? तो बिना एलॉय वाले स्टील का हार्डनिंग के पश्चात जो क्रैक बनता है उसका मेन कारण होता है कि पंच को तुरंत क्विंच कर लिया गया है। तुरंत क्विंच करने के कारण ही बिना एलॉय वाले स्टील का हार्डनिंग के पश्चात क्रैक उत्पन्न हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डनिंग करने के बाद धातु क्या होता है? ब्रिटल तथा हार्ड हो जाता है। हार्डनिंग करने के पश्चात धातु ब्रिटल हो जाता है, यानी कि भंगुर हो जाता है तथा हार्ड हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है? तो केस हार्डनिंग एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड करते हैं। और आपको पता होगा कि केस हार्डनिंग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कार्बोराइजिंग प्रोसेस, नाइट्राइडिंग प्रोसेस, साइनाइडिंग प्रोसेस, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस, ये सब केस हार्डनिंग की प्रोसेस हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड और ब्रिटल होता है? तो हार्ड और ब्रिटल जो स्ट्रक्चर होता है वह सीमेंटाइट का होता है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सीमेंटाइट। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार विधि अनिलिंग क्यों की जाती है? तो ऊष्मा उपचार विधि जो अनिलिंग की जाती है वह सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए की जाती है, याद रखिएगा इसे आप लोग। और इस प्रक्रिया में एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है और कुछ देर बाद उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और स्टील पीस की अनिलिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फर्नेस के तापमान को हम लोग मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण कहलाता है पियरलाइट। इसी को परलाइट भी कोई बोलता है, याद रखिएगा, पियरलाइट या कोई परलाइट भी बोलता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हार्डनिंग करते समय जो हाई कार्बन स्टील का होता है वह 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 723 डिग्री सेल्सियस इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पियरलाइट में सीमेंटाइट की मात्रा कितनी होती है? तो पियरलाइट में सीमेंटाइट की जो मात्रा होती है वह 13% होता है, याद रखिएगा आप लोग।
53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो हीट ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य होता है कि स्टील के यांत्रिक गुणों को परिवर्तित करना या बदलना। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा। स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता क्रम कौन सा है? तो क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता जो क्रम है वो है फोर्स्ड एयर, तेल, ब्रांच सॉल्यूशन। याद रखिएगा, पहले में फोर्स्ड एयर, फिर तेल, फिर ब्रांच सॉल्यूशन। 55 नंबर क्वेश्चन है, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? तो स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो आंतरिक परिवर्तन होता है, वह ऑस्टेनाइट कहलाता है। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा ऑस्टेनाइट। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है? तो जब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक होती है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मार्टेनसाइट। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्ट्रक्चर में कंपन सहने की शक्ति होती है? तो जो हमारा ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर होता है उसमें कंपन सहने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ट्रूस्टाइट। ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर में कंपन सहने की शक्ति होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम प्रयोग में लाया जाता है? तो हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए जो क्विंचिंग माध्यम यूज करते हैं वो रहता है तेल, ऑयल रहता है, तेल रहता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है तो क्या बनता है? तो वह बनता है ट्रूस्टाइट। ट्रूस्टाइट तब बनता है जब मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? तो हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट को टेम्परिंग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है कि हम लोग टफनेस बढ़ाने के लिए ही हम लोग टेम्परिंग करते हैं। इसका ऑप्शन से हो जाएगा टफनेस बढ़ाने के लिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर टेम्पर्ड स्टील के रूप में पाया जाता है? तो टेम्पर्ड स्टील के रूप में जो पाया जाता है वो रहता है सार्बाइड। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की जो मात्रा बढ़ाई जाती है वह कार्बोराइजिंग द्वारा की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बोराइजिंग। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और बाहरी हार्ड सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं हम लोग केस हार्डनिंग। आपको पता होगा केस हार्डनिंग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सब केस हार्डनिंग के प्रोसेस हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात में कार्बन की अधिक मात्रा मिला देने पर क्या बढ़ती है? तो स्टील में कार्बन की मात्रा मिला देने से कठोरता बढ़ती है और डक्टिलिटी घटती है, यानी कि तन्यता घटती है और कठोरता बढ़ती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि बीयरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? तो अगर आपको बीयरिंग का बाह्य सरफेस अगर आपको मजबूत करना है तो उसके हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं। बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस यूज करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके जो हम लोग प्राप्त करते हैं वह सार्बाइट रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए हम लोग इसमें क्रोमियम मिलाते हैं। क्रोमियम क्या करता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है, यानी कि संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है। जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग इस्पात में क्रोमियम मिलाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्टील में
कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो हाई स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है 0.5% से 1.5%, यानी कि आधा प्रतिशत से 1.5% तक हाई स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्ट्रक्चर में सीमेंटाइट पाया जाता है, तो सीमेंटाइट जो पाया जाता है यह पाया जाता है पियरलाइट और सार्बाइट दोनों में पाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है, कार्बन की प्रतिशतता जो सबसे कम होती है वह माइल्ड स्टील मृदु इस्पात में होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की बात में प्रयोग नहीं होता, तो कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की बात में जो प्रयोग नहीं होता है वह रहता है सोडियम सल्फेट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। 73 नंबर क्वेश्चन है, जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है क्या कहलाता है, तो जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका ये ऑप्शन से हो जाएगा लोअर क्रिटिकल तापमान। 74 नंबर क्वेश्चन है, अपर क्रिटिकल तापमान लगभग कितना होता है, तो अपर क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है यह लगभग होता है 800 डिग्री सेल्सियस। 75 नंबर क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह से घुल जाती है क्या कहलाता है, तो जिस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह से घुल जाती है उससे हम लोग बोलते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा अपर क्रिटिकल पॉइंट। 76 नंबर क्वेश्चन है, लोअर क्रिटिकल तापमान से लेकर अपर क्रिटिकल के मध्य के तापमान को क्या कहते हैं, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है या फिर जो रेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रेंज। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा क्रिटिकल रेंज बोलते हैं लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान के मध्य के ताप को हम लोग क्रिटिकल रेंज बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, हीटिंग किस पर निर्भर करता है, तो आपको पता होगा कि हीटिंग जो निर्भर करता है वह स्टील का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और आकार इन सब पर निर्भर करता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। 78 नंबर क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट विधि के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए हम लोग जो फर्नेस यूज करते हैं वह मैनुअली कंट्रोल और वातानुकूल वातावरण कंट्रोल यानी कि नेचुरली कंट्रोल और मैनुअली कंट्रोल दोनों रहता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। 79 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के पार्ट को निश्चित ताप पर गर्म करके उसी तापमान पर रखना क्या कहलाता है, तो स्टील के पार्ट को निश्चित ताप पर गर्म करके उसी तापमान पर रखना सोकिंग कहलाता है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सोकिंग। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अनीलिंग। अनीलिंग वह प्रोसेस होती है जब एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है और कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। आपको पता होगा कि स्टील पीस अनीलिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए पीस को फर्नेस में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फर्नेस का जो तापमान होता है उसे हम लोग बैरोमीटर द्वारा नापते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन और लो स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग अवधि कितनी होगी, 10 mm थिकनेस के लिए जो सोकिंग अवधि होगी कार्बन और लो स्टील के लिए वो रहती है 5 मिनट, याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 5 मिनट। 82 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड एलॉय स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग टाइम कितना होता है, तो हार्ड एलॉय स्टील के लिए 10 mm के लिए रहता है 10 मिनट। 83 नंबर क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट के लिए निम्न में से कौन सा फर्नेस प्रयोग किया जाता है, तो हीट ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग फर्नेस यूज करते हैं वह मैनुअली कंट्रोल्ड और वातावरण कंट्रोल्ड दोनों रहता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। 84 नंबर क्वेश्चन है,
स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रोसेस किया जाता है, तो निम्न में से उस प्रोसेस को पहचानिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा टेम्परिंग। ये हम आपको क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करा चुके थे। तो स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और उसमें उपचार प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, वह प्रोसेस रहता है टेम्परिंग। 85 नंबर क्वेश्चन है कि हर प्रकार के फर्नेसों को गर्म किया जाता है। तो हर प्रकार के फर्नेसों को हम लोग गैस, तेल, बिजली इन सभी में किए गर्म करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। 86 नंबर क्वेश्चन है बात प्रकार की फर्नेसों में प्रयोग किया जाने वाला मिश्रण होता है। तो बात प्रकार की फर्नेसों में प्रयोग किया जाने वाला जो मिश्रण होता है वह सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड होता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। 87 नंबर क्वेश्चन है स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर निम्न स्ट्रक्चर बनता है। तो स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर जो स्ट्रक्चर बनता है वह मार्टेनसाइट रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्टेनसाइट। 88 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? या किया जाता है थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर। 89 नंबर क्वेश्चन है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल जुड़ा होता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल जो जुड़ा रहता है वह गैल्वेनोमीटर द्वारा जुड़ा रहता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 90 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को 1250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात किसमें क्विंचिंग करते हैं, किस क्विंचिंग माध्यम में ठंडा करते हैं? तो हार्ड प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को 1250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात क्विंचिंग माध्यम जो यूज करते हैं वह रहता है तेल, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा तेल। 91 नंबर क्वेश्चन है साल्ट बाथ फर्नेस के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो साल्ट बाथ फर्नेस के लिए जिस तापमापी का प्रयोग करते हुए रहता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, जिससे ऑप्शन से हो जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। 92 नंबर क्वेश्चन है 1300 डिग्री सेल्सियस तक या उससे ज़्यादा तापमान को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? 1300 डिग्री सेल्सियस तक या उससे ज़्यादा तापमान को मापने के लिए जो हम लोग यूज करते हुए रहता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्टिकल पायरोमीटर। 93 नंबर क्वेश्चन है इस प्रक्रम में धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म या ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है, यह कथन निम्न में से किस प्रक्रम की ओर संकेत करता है? तो यह प्रक्रम जो संकेत करता है ऊष्मा उपचार प्रक्रम की ओर संकेत करता है, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा ऊष्मा उपचार प्रक्रम। 94 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार प्रक्रम निम्न में से कौन सा उद्देश्य पूर्ण करता है? तो ऊष्मा उपचार हम लोगों का जो मेन उद्देश्य रहता है करने का वो रहता है कि धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी, ग्रेन साइज में सुधार करने के लिए भी और मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी रहता है, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 95 नंबर क्वेश्चन है इस्पात को कठोर प्रदानता करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इस्पात में कठोरता प्रदान करने के लिए जो आवश्यक होता है इस्पात में कम से कम 0.3% कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। 96 नंबर क्वेश्चन है किसी जाप पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किसी जाप पर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है उसका यह रहता है कि यांत्रिक गुणों का विकास करना, कास्ट किए गए जाप के कणों को समान तथा महीन बनाना और धातुओं की सामर्थ्य तथा कठोरता को बढ़ाना भी, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 97 नंबर क्वेश्चन है कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न में से किस अवयव को किस हार्ड किया जाता है? कार्बोराइजिंग प्रोसेस द्वारा जिस अवयव को किस हार्ड किया जाता है वह गियर भी कर सकते हैं, कैम भी कर सकते हैं और बियरिंग भी कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी कर सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है इस विधि द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी हार्ड किया जा सकता है जिन्हें भट्ठी में गर्म करना संभव नहीं होता है, इस कथन के द्वारा किस विधि को इंगित करता है? यह जो करता है फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस को इंगित कर रहा है, इसे याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन नाइट्राइडिंग की जाती है। नाइट्राइडिंग जो की जाती है यह मैग्नीशियम
मैग्नीज स्टील की भी की जाती है नाइट्राइडिंग, क्रोमियम स्टील की भी की जा सकती है, अब कार्बन की भी की जा सकती है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 100 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन स्टील को किस तापमान पर टेम्पर किया जाता है? तो कार्बन स्टील को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर टेम्पर किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। 101 नंबर क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट में कौन सा कर्व का प्रयोग किया जाता है? तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग जो कर्व यूज करते हैं वह ट्रिपल टी कर्व होता है, या इसी को हम लोग यस कर्व भी बोलते हैं, सिर्फ सिंगल यस कर्व बोलते हैं, ट्रिपल यस कर्व नहीं, सिर्फ या तो यस कर्व बोलेंगे या ट्रिपल टी कर्व बोलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट में कौन सा हार्डनिंग प्रयोग किया जाता है? तो क्रैंकशाफ्ट में हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग प्रयोग करते हैं, क्रैंकशाफ्ट में इंडक्शन हार्डनिंग प्रयोग करते हैं उसे हार्ड करने के लिए। 103 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग में लो कार्बन स्टील को किस ताप पर गर्म किया जाता है? केस हार्डनिंग में लो कार्बन स्टील को हम लोग जिस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं वह रहता है 800 से 950 डिग्री सेल्सियस तक में। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 800 से 950 डिग्री सेल्सियस तक। 104 नंबर क्वेश्चन है, अनीलिंग में धातुओं को कौन से गुण में सुधार होता है? तो अनीलिंग प्रोसेस द्वारा ग्रेन साइज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सब में सुधार होता है, यानी कि ग्रेन आकार, यांत्रिक गुण और वैद्युत गुण इन सभी में सुधार होता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 105 नंबर, किस हार्डनिंग विधि में स्टील को तुरंत हार्ड किया जाता है? तो इंडक्शन हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टील को तुरंत हार्ड किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। 106 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि की सहायता से धातु को सॉफ्ट किया जाता है, यानी कि नरम किया जाता है? आपको बताना है किस प्रोसेस द्वारा। तो अनीलिंग प्रोसेस द्वारा हम लोग धातुओं को नरम कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा अनीलिंग। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो टिन का गलनांक सबसे कम है इन सब में। इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा टिन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।